नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे साथ चार मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राशिद किदवई साहब, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आप लोगों का। और आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है। ट्रंप तो कल से ही एक अलग बीन बजा रहे हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ये बड़ा मैटर बन गया है भारत के लिए। लेकिन आज महाराष्ट्र में जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था उसका फैसला सामने आया है और ये आज की एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर बन गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल अदालत ने 17 साल के बाद फैसला सुनाया। 2008 में ब्लास्ट हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में एनआईए कोर्ट ने सारे आरोपी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके अलावा जितने और 6 लोग थे, सबको बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट के जज एके लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं हो पाया, मतलब प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा कि बॉम्ब बाइक में ही था, ये भी साबित नहीं कर पाई प्रोसिक्यूशन। अब कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया, उन पर यह आरोप था, यह आरोप उन पर साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि साजिश का कोई एंगल साबित नहीं होता। साजिश का एंगल साबित नहीं होने का मतलब कि ये सारे आरोपी जिस तार से बंधे हुए थे या जो पूरा घटनाक्रम बताया गया होगा अदालत के सामने, अदालत ने कहा कि ये इससे बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि ये सब लोग मिले हुए थे और इन सब ने मिलकर एक बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश की। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी सबको बरी कर दिया। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक जबरदस्त धमाका हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 के आसपास लोग घायल थे। ब्लास्ट के पीछे पहली बार देश में भगवा आतंकवाद की थ्योरी चलाई गई। कहा यह काम राइट विंग से जुड़े हुए लोगों का है, भगवाधारी लोगों का है। पहले इसकी जांच महाराष्ट्र की एटीएस ने की थी। आपको याद होगा उस वक्त हेमंत करकरे, जो बाद में 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स में जिनकी जान चली गई थी, वो एटीएस के चीफ हुआ करते थे। जब ये मुकदमा, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जांच उनके पास गई और वो जब तक वो जांच उनके पास थी ये एक दिशा में जा रही थी। लेकिन फिर साल 2011 में पहले करकरे साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद जांच में बताया जाता है कुछ ढिलाई हुई और 2011 में केस एनआईए को दे दिया गया। साल 2016 में एनआईए ने जाके चार्जशीट दाखिल की। हालांकि अब जब यह फैसला आया है और सारे आरोपी बरी हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि इन्होंने नहीं किया, किसी ने तो किया। किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया? ये सब बरी हो गए, मतलब 17 साल जिस लकीर पर चल रही थी पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन, सब धरे की धरी रह गई। सारे के सारे आरोपी जो थे वो निर्दोष निकले। लेकिन फिर भी धमाका किसने किया, यह सवाल अभी भी पूछा जा रहा है। कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास, पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, मैं आपको उनका बयान सुनाऊंगा। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर कमलनाथ का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आया है तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और कोर्ट के फैसले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो कोर्ट का फैसला है, इसमें हमें क्या टिप्पणी करनी। कोर्ट का फैसला है, सबको स्वीकार होना चाहिए। अंत में कोर्ट का फैसला है। अब ये झूठ है या सच है, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, तो इस पर हम चर्चा क्यों करें। आपने कमलनाथ जी को सुना, उन्होंने कहा इस पर क्या बात करना, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि इस केस में साक्ष्य बटोरने का काम राज्य सरकार का था और सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त तक बीजेपी की सरकार रही। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का काम ठीक से नहीं किया। साक्ष्य बटोरने का काम किसका है? साक्ष्य बटोरने का काम है राज्य सरकार का। और राज्य में किसकी सरकार रही लंबे समय तक? भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस पूरे आदेश को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस आधार पे कोर्ट ने बरी किया है, क्या कहा है, तभी उस पर कोई वक्तव्य देना ठीक है। अच्छा, ये फैसला आज ऐसे दिन आया है जब आपने कल ही सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री को भगवा आतंकवाद पर बोलते हुए सुना। मालेगांव ब्लास्ट मामले पर फैसला आते ही अमित शाह ने कि राज्यसभा में दिए गए उस बयान की लोग दोबारा उसको निकाल करके सुनना शुरू कर चुके हैं। कल ही अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं?
और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। तो अमित शाह जी जो कल कह रहे थे आज सच साबित हो गया कि एक भी केस नहीं टिक पाया। और ये तो भगवा आतंकवाद को लेकर के सबसे बड़ी थ्योरी जो प्रायोजित की गई थी उसका सबसे बड़ा मामला था, क्योंकि 2026-11 के हमले में तो स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। लेकिन इस मामले को बार बार दिखाकर गिनाकर ये बताया जाता था कि देश के अंदर भगवाधारियों ने भी क्या आतंक का सहारा लिया। अब मैं आपको अखिलेश यादव का स्टेटमेंट दिखाता हूं। अखिलेश यादव इस पर क्या बोले, एक नजर डालते हैं। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़। सर कल अमित शाह ने हिंदू टेररिज्म को लेकर के हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता, और आज जैसे से कोर्ट का फैसला है। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ, जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा, इतनी सी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं खबरें दबाने के लिए खबरें आ रही हों। अब अखिलेश जी कह रहे हैं खबरें दबाने, मतलब वो ट्रंप जो कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के, उस खबर को दबाने के लिए, सरकार को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए नई खबर आ रही है क्या, ऐसा वो आशंका ऐसी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अदालत फैसला देगी ये तो दिन पहले निश्चित हो जाता है ना, तो आज फैसला आना ही था, ये तो तय 8 मई को तय हो गया था। अखिलेश जी कुछ भी कहें लेकिन आप दबने तो नहीं देंगे ना। अभी मालेगांव के बाद वो भी बात करेंगे तुरंत। हाँ वही कह रहा हूँ, इसके बाद वही बात करेंगे, दबने नहीं देंगे। अब ये जो 7 लोग थे, एक बार जल्दी से आपको मैं बता देता हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो 2019 में सांसद भी बनी, इनके ऊपर आरोप ये था कि मोटरसाइकिल इनकी थी जिसमें बम था, और इन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि मैं एक व्यक्ति जो है वो आगे मैं आपको दूंगी जो इस काम को अंजाम देगा। कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित, इनके ऊपर आरोप ये था कि इन्होंने आरडीएक्स की व्यवस्था की, हथियार बनाने में मदद की। ये ऐसी मीटिंग्स में शामिल हुए जहां बम बनाने की बातें होती थी और बम बनाने में तकनीकी मदद दी। दूसरे सैन्य अधिकारी थे मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, इनके ऊपर आरोप था कि ये प्लानिंग की बैठकों में शामिल रहते थे और तकनीकी और वैचारिक मदद करते थे। अजय राहिरकर, इनको बताया गया कि संगठन के कोषाध्यक्ष थे और इन्होंने पैसे जुटाए, हथियार खरीदने में मदद की। सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, ये बैठकों में रहते थे और सब लोगों के बीच संपर्क स्थापित करते थे। समीर कुलकर्णी, इनके ऊपर भी यही आरोप है कि ये बैठकों में मौजूद रहे, प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम किया। और सुधाकर चतुर्वेदी, इनके ऊपर आरोप था कि इनके घर में बम बनाए गए और धमाके के लिए 2 लोगों को बम देने की बात इन्होंने कही। लेकिन जज साहब ने क्या बोला ये इंपॉर्टेंट है। जज कह रहे हैं कि धमाका हुआ था लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में था, यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, यह भी साबित नहीं हो पाया कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। तो 17 साल करते क्या रहे पुलिस वाले, मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें किया क्या गया। अब इस केस का फैसला 8 मई को आना था, फिर वो आज के लिए उसको आज की डेट दे दी गई थी। शुरुआत में जांच एटीएस के पास थी, बाद में एनआईए को दी गई। इस बीच में आपको बता दूं 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले गए, इसका भी फर्क पड़ता है फैसले के ऊपर। और ये सारे प्रकरण में सबसे शॉकिंग बात समीर जी जो अब पता चल रही है कि उस जगह से जहां ब्लास्ट हुआ ना फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे, जो मोटरसाइकिल जिसमें ब्लास्ट का दावा किया गया उसका चेसी नंबर तक बरामद नहीं हो पाया आज तक। तो आप कैसे केस बिल्ड करते किसी के भी खिलाफ? देखिए सरोज जी, जो मालेगांव ब्लास्ट का जो फैसला आया ये सिर्फ एक विस्फोटक का फैसला नहीं कि एक जगह बम फटा उसमें 6 लोग मारे गए और 16 के करीब घायल हुए, ये सिर्फ इतनी सी घटना नहीं थी। आजाद भारत में यह इस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था कि किस तरीके से एक हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को एक प्लांट किया जाए और उसके पृष्ठभूमि में यह पूरा प्रकरण को तय किया गया था। और जब यह घटना घटी उसके बाद से आप लगातार देखिए, उस समय तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पी चिदंबरम जैसे बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता,
सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री रहे, उनके बड़े नेता, वो तमाम महाराष्ट्र के बड़े नेता उसी समय कहना शुरू कर चुके थे कि ये तो भाई भगवा आतंकवाद है, इसमें नागपुर कनेक्शन है, संघ इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें सनातन संस्था और राष्ट्रीय सेवक संघ का भगवा आतंकवाद देखने को मिलेगा। और जब इसका परिणाम जांच होगी और जब कांग्रेस सरकार इसको सच्चाई लेकर आएगी तो हिंदुस्तान भगवा आतंकवाद का चेहरा दिखेगा। ये अहमद पटेल भी कहते थे, ये तमाम कांग्रेस के नेता कहते थे। 17 साल सत्य के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, तो इतना लंबा समय गुजरा और आज जज साहब का जो जजमेंट आया उसमें 5-6 बातें जज साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली है। 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि मिलावटी सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। जो फॉरेंसिक जांच थी उसमें मिलावटी सबूत बाहर से कुछ लाए गए, वो मिलावट करके भेजे गए इस केस के अंदर। उन्होंने कहा कि एटीएस और एनआईए की जो जांच थी वो बिल्कुल अलग अलग थी, उसमें कोई समानता नहीं थी। तीसरा उन्होंने जो बहुत बात कही, उन्होंने कहा कि साध्वी की जो बाइक थी उसका कोई सबूत जांच एजेंसी पेश नहीं कर पाई। कर्नल पुरोहित आरडीएक्स जम्मू कश्मीर से लेकर आए बम बनाने के लिए, आप इसको कहीं प्रूव नहीं कर पाए। आप ये नहीं बता पाए कि विस्फोटक जमा कहां पर हुआ था, ये इकट्ठा कहां किया गया था। और सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत नहीं रख पाया। एक भी आदमी को किसी भी तरह का मतलब न संदेह का लाभ दिया, न कोई सबूत मिला। इतना बड़ा केस, मुझे लगता है ये केस तो खत्म हुआ। अब एक जो थ्योरी चल रही थी उसका पर्दाफाश हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन असली गुनाहगार थे, किसकी मंशा थी, कौन दिल्ली में बैठकर, कौन महाराष्ट्र में बैठकर इस पूरे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा है कि समय आ गया है कि इसके पीछे जो असली मास्टरमाइंड थे, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी रचने वाले थे, उनका असली चेहरा इस देश के सामने आना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से सेना के रिटायर्ड लोगों को इसमें आरोपी बनाया, किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था की गई, किस तरीके से जांच अधिकारियों को प्रभावित कर इसको केस को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। यह केस खत्म नहीं हुआ है, इसके पीछे जो असली मानसिकता के लोग हैं वह देश के सामने आना चाहिए। अच्छा, 2011 में ये एनआईए को दे दी गई, तो एनआईए तो सेंट्रल एजेंसी है और 2011 से लेकर 14 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो बात संजय सिंह कह रहे थे कि लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया, वो ठीक है, उनका आरोप अपनी जगह पर। मगर जिस वक्त एटीएस के पास जहाँ थी तब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, और जब एनआईए को दी गई तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। और जज कहते हैं कि जैसा अभी समीर जी बता रहे थे कि प्लांटेड एविडेंस दिया गया इसमें। देखिए, दो बातें इसमें, दो महत्वपूर्ण बातें। एक तो पॉलिटिकल मैसेजिंग कि जो उस समय हुआ, जिसका जिक्र समीर जी ने भी किया, कि भगवा आतंकवाद को लेकर एक थ्योरी गढ़ी गई कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं ने। हालांकि शिंदे साहब उस समय उस पर बोले थे कुछ, फिर उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है इस तरह की बात करना। लेकिन सैफरन टेरर और हिंदू टेरर की बात हुई, बड़े नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने इस पर काम किया। वो इशू आज साफ हुआ कि भाई वो इशू नहीं है मोटे तौर पर, यदि इस फैसले को देखें तो। लेकिन सवाल उससे बड़ा है। जज साहब ने कहा कि ब्लास्ट हुआ है, अब ब्लास्ट तो हुआ ही है, तो ब्लास्ट हुआ है तो किसी ने किया होगा। और देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है एनआईए, जांच एजेंसी, वो अगर 11 से 25 14 साल में ये साबित नहीं कर पाई हो कि ब्लास्ट किसने किया है, तो उस इंक्वायरी पर, उस इन्वेस्टिगेशन पर तो सवाल खड़े होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग बरी हुए हैं उन पर, यार उन पर तो 17 साल का वैसे ही मानहानि जो भी हुआ, उनका जितना पीड़ा हुई, टॉर्चर भी हमको पता कि कितना साध्वी प्रज्ञा के साथ और कर्नल पुरोहित के साथ किया गया था उस दौरान, वो सब भी है। तो एक तो उनके साथ जो 17 साल बीते उसका जवाब कौन देगा, और जिन लोगों ने ब्लास्ट किया है वो लोग कौन है। यदि एनआईए भी ये नहीं पता कर सकती तो फिर कौन सी जांच एजेंसी होगी जो ये बात बताएगी कि भाई ये ब्लास्ट किसने किया। ये अपने आप तो नहीं हुआ ना। जज साहब ने एक और बात कही है कि ये हादसा नहीं था, कि मतलब कोई ब्लास्ट कहीं पर बम फट गया हो, ऐसा नहीं है। तो हादसा नहीं है, उसका क्या मतलब होता है कि किसी ने किया है। तो किसने किया है ये मसला। दूसरे मसले पर यदि आप चर्चा करेंगे तो फिर आप धर्म पर आ जाएंगे, भाई कौन लोग मारे गए। जो एक मुस्लिम इलाके में हुआ था, ब्लास्ट हुआ, मरने वाले भी जो है मेरे ख्याल से सभी, यानी ज्यादातर मुसलमान ही थे उसमें। लेकिन मुद्दा यह है कि जांच में ये क्यों नहीं हुआ। और जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद कहा वो तो इस सरकार में बड़े मंत्री पद पर रहे, तो वो तो एक अलग पॉलिटिकल डिबेट है, समझे। लेकिन ये मुद्दा बड़ा है कि दो बातें आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात, क्या अब इससे यहां से बहस ये शुरू होगी, दोबारा मैं कहता हूं रिवाइव होगी ये बहस, कि भगवे के साथ आतंकवाद को जोड़ने की साजिश हुई जी, और उसमें इन 7 लोगों को फंसाया गया जी।
पॉइंट नंबर 1। दूसरा, धमाका तो हुआ, 17 साल लग गए, ये मतलब सिफर घूमकर लौट कर वहीं आने में कि 17 साल में भी कोई थोड़ा सा हमारे पास वो एक नहीं लाइन है और जोड़ दूं जवाब इस सवाल का। आपकी जी। इजाजत से कि एनआईए को ये जांच सौंपी गई थी 2011 में, लेकिन 2016 में जब चार्जशीट पेश की है एनआईए ने, उस समय केंद्र में तो मोदी सरकार आ चुकी नहीं, वो मुद्दा नहीं है, सरकार आ गई थी। एनआईए ने बहुत सारे जो आरोप थे उसको विड्रॉ कर लिया उस चार्जशीट में जो एटीएस ने लगाए थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट है, मैं जिसको बता रहा हूँ। त्रिपाठी जी क्या बताता है फैसला? देखिए, सबसे पहले तो यही बताता है कि अगर सरकार है तो कुछ भी साबित किया जा सकता है। और कई बार लोग कहते हैं इतिहास से लेकर राजनीति से लेकर तो गुणगान महिमा मंडन, किसी की भी 25-50 साल सरकार रह जाए ना, तो कोई भी तथ्य आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा भी स्थापित कर सकते हैं कि इस देश में कौन महान शासक था, कौन महान नहीं था, ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार में है, और अभी हाल में जब जयपुर में एक चिंतन शिविर या क्या हुआ था, उसका शायद सलमान खुर्शीद की पुस्तक है जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो आईएसआईएस और बोको हरम को हिंदुत्व से कंपेयर कर दिया था। ये मतलब मैं उसको सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं जिसे समझ में आए। ये जो 2011 में एनआईए को जांच मिली, उसके पहले का सारा मसला है, और अगर उसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक साजिश रची गई थी। मैं भी इस बात में सहमत हूं जो विजय जी ने कहा कि धमाका हुआ, लोग मरे, किसने किया वो पता करना एनआईए का काम है। लेकिन आपको पता है एटीएस ने बिना किसी प्रमाण के इन लोगों को उठा लिया और बिना किसी प्रमाण के कह दिया कि ये दोषी हैं। मतलब उस वक्त ये आरोपी जैसी बात नहीं होती थी। प्रज्ञा ठाकुर के साथ तो जो हुआ है कि वो सांसद भले बन गई, एक राजनीतिक वजह थी जिसमें उनको टिकट दे दिया गया, वैसे उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि वो इस योग्य नहीं थी। मतलब मेरा अपना जो मानना है वो मैं स्पष्टता से कह दूं। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह थे तो ये देना था। प्रज्ञा ठाकुर के साथ बहुत अत्याचार हुआ जी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और जिस अभिनव भारत संगठन की बात करते हैं वो भी सनातन उन सबको लेकर काम करता है, गोवा में उसका जहां तक है मुख्यालय है, गोवा में है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। चलो मान लिया मालेगांव वाला एक आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन अगर कुछ होता तो वहां से तो कुछ मिलता। और इसको यूं भी समझिए, गोवा में और महाराष्ट्र में इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रह चुकी, केंद्र में 2008 से लेकर अभी तक दोनों की सरकारें रह चुकी, और हेमंत करकरे की अगुवाई में जो कुछ एटीएस ने फाइंडिंग निकाली थी उसका आधार वो न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सके थे। अब ये इसकी वजह क्या थी? क्या सीधे एजेंसी किसी के कहने पर ये सब काम कर रही थी? और तब मुझे तुरंत याद आ जाता है वो महिला, वो जो क्या नाम है उसका, जो गुजरात से अरे एनजीओ वगैरह चलाती है, तीस्ता सीतलवाड़, जिन्होंने कहा था कि मुझे तो मतलब जिनके बारे में था ना कि वो तो पूरी कौन एक मुस्लिम एक्टिविस्ट थे, वो निकलकर उन्होंने बताया कि ये तो हमको पैसा दिया जाता था कि आप मोदी के खिलाफ ये बोलो, मोदी के खिलाफ ये करो, ऐसे इसको फंसाएंगे। तो क्या देश में सत्ता तंत्र को स्थापित रखने के लिए और एक वर्ग को हमेशा हीन भावना में रखने के लिए, उसको आतंकी बना देने के लिए ये सारी कोशिश हो रही थी। आपके साथी प्रज्ञा पर उनके साथ क्या क्या हुआ इस पूरे ट्रायल के दौरान वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी अदालत में आई थी और वहां उन्होंने काफी कुछ बातें शेयर की थी। लेकिन इस पर पहले राशिद साहब का एक कमेंट। जी देखिए, ये एक गंभीर चर्चा का विषय है और मुझे खुशी है कि हमारे दोनों मित्र समीर जी ने और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, और उस मुद्दों पे हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी व्यवस्था का प्रश्न है। देखिए, पहली बात यह है कि जो सत्ता में रहता है वो मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट अगर पहले किया गया है, आज भी हो सकता है, आने वाले समय में भी हो सकता है। हमारे पास क्या मैकेनिज्म है जहां हम जुडिशरी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन सब के ऊपर एक रोकथाम लगाएं, क्योंकि सौरभ हमें समझना चाहिए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। अगर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए हो, एटीएस हो, वो हेर फेर कर रहे हैं, साक्ष्य में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, लोगों को बदनाम करने को या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं, इस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जजमेंट आया, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये जो है अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो एक ट्रायल है और एक ट्रायल कोर्ट का आया, ट्रायल कोर्ट के बाद में उसकी हायर कोर्ट में न्याय संगत बात ये होगी कि उसमें अपील हो। अपील इसलिए हो कि जिन लोगों की जान गई उनका एक हक बनता है कि पता चले उन्हें किसने मारा।
बात आती है एक भगवा आतंकवाद की। एक बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है, किसी धर्म विशेष के साथ किसी को भी आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कोई भी धर्म और समुदाय हो, कि कोई भी धर्म और समुदाय, हमारी ऐसी मान्यता है कि वो इसको, इस चीज की चीजों को, एक अन्याय को जो है वो प्रोत्साहन नहीं देता है। अगर वो बात आती, अब ये शब्द कहाँ से आया भगवा आतंकवाद? सुशील कुमार शिंदे ने, जिनकी आत्मकथा को मैंने खुद मैंने कलमबंद किया है, उन्होंने कहा कि साहब ये बात जो थी ये आईबी के, फिर मैं रिपीट करता हूं सौरभ ताकि आपके दर्शकों की बात पता चले, उन्होंने कहा आईबी के रिकॉर्ड्स में था, कॉन्फिडेंशियल चीज में था। होम सेक्रेटरी उस समय आर.के. सिंह साहब जो थे वो बाद में फिर वो सांसद बने, भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी बने, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था। ये ऐसा सुशील कुमार शिंदे का कहना है। अलल ऐलान पुस्तक में, आत्मकथा में इस चीज़ का जिक्र किया है। हमें इस बात की करनी चाहिए कि क्या ब्यूरोक्रेसी हो या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, क्या वो इतनी मतलब लचीली होती हैं कि जो भी शासक दल हो, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्री या कोई राजनीतिक दल का ऑफिस बेरर वो तो ये काम नहीं कर सकता। काम सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से होता है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतना 360 डिग्री, 180 डिग्री और इसको करते हैं, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसके ऊपर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं आपको वो हिस्सा सुनाना चाह रहा था जो साध्वी प्रज्ञा ने आपकी अदालत में आकर के बताया, और उन्होंने ये सारी बातें बताई किस तरीके से उनको मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया गया कस्टडी में। बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफ़ी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे। देखिए, जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते, ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है, उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। अब साध्वी प्रज्ञा ने बड़ी डिटेल में ये बातें बताई थी, और उन्होंने तो हेमंत करकर के बारे में भी काफ़ी कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन सवाल ये कि ये सब बातें सामने आने के, और ये मुख्य आरोपी थी, बरी हो गई। अब इसके बाद ऑपोजिशन क्या कहेगा? आपने भी अखिलेश यादव का रिएक्शन सुना, उन्होंने कहा खबर दबाने के लिए नई खबर ले आए। आपने इससे पहले कमलनाथ जी को सुना, उन्होंने कहा कि इस पर बात ही मत करो। अखिलेश जी एक्चुअली खबर सही बात बोल रहे थे, खबर दबाने के लिए वो भी इस खबर को दबाना चाहते थे ना। हाँ, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें बोलने का। ये क्यों नहीं है इंटरेस्ट, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपको राहुल गांधी का रिएक्शन दिखाता हूं। पार्लियामेंट में पहुंचे और सवाल हर प्रकार के उनसे हो रहे थे, ट्रंप पर भी सवाल हो रहा था, लेकिन जब मालेगांव मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर उनसे सवाल पूछा जाना शुरू ही हुआ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। सवाल सुनते ही प्रियंका गांधी बगल में थी, उन्होंने राहुल गांधी के कान में कुछ कहा, कुछ समझाया, और उसके बाद राहुल गांधी ने आते ही कहा कि ट्रंप वाले मुद्दे को, ट्रेड वाले मुद्दे को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, भटकाने की कोशिश मत कीजिए। सर, आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? Look, please don't, sister,
प्लीज डोंट ट्राई एंड डाइग्रेस द इशू। ऐसा आपको बता देता कि कैमरे लगे हैं चारों तरफ? नहीं, कैमरे लगे हैं। बताया और कि उनको कान में अचानक वो होता है। देखिए, इसमें तो एक स्ट्रक्चर्ड कांग्रेस पार्टी को भी एक समय आ गया कि इस पे एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस दें। क्या रिस्पांस होगा ये उनके विवेक, लेकिन ये कहना कि ट्रम्प के मामले को भटकाने की बात है, हेडलाइन, ये दूर की कौड़ी है और इसमें कोई वो हिंदू टेरर पर बोलना ही नहीं चाहता ऑपोजिशन। हिंदू टेरर की बात ही देखिए, पूरी बहस बेमानी है। कोई टेरर का कोई धर्म से वास्ता नहीं, ये बात हमें बार बार कहनी चाहिए, चिन्हित करनी चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। ये सारा का जो इसका पूरा पर्पस यही होता है, वो यही होता है कि भटकाने वाला। देखिए, आतंकवाद या जिस तरीके के ये बम ब्लास्ट, ये बड़ी गंभीर समाज के लिए कोड़ है, कैंसर है।